हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। मैंने आपको पिछले टॉपिक में एक्यूट एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ पढ़ाए थे। उसमें से एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन का नाम था डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब ये नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होता है, एसिडोसिस हो जाती है। एसिडोसिस मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो पीएच है ब्लड का वो 7.35 और 7.45 के दरमियान में होता है। वेनस ब्लड जो है, वीन के अंदर जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.35 और आर्टीरियल ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच होती है 7.45। तो जब ब्लड की पीएच लेस देन 7.35 हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं एसिडोसिस, और अगर ब्लड की पीएच मोर देन 7.45 हो जाए तो उसे हम कहते हैं अल्कलोसिस। और कीटो एसिडोसिस किसको कहते हैं? कीटो एसिडोसिस मीन कीटोन बॉडीज़ की वजह से अगर ब्लड की पीएच लेस देन 7.35 हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं कीटो एसिडोसिस। और कीटोन बॉडीज़ भी मैंने आपको बताए थे। कीटोन बॉडीज़ 3 थे। एक हमारे पास था एसीटोन, एक था एसीटोन, अगला था एसीटो एसीटेट, एसीटो एसीटेट, और लास्ट था बीटा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी को मैं OH लिखता हूँ सिर्फ, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। अब ये जो 3 हैं इनको हम नाम देते हैं कीटोन बॉडीज़। और ये कीटोन बॉडीज़ बनते हैं किस चीज़ से? फैटी एसिड से। और ये कब बनते हैं? ये नॉर्मली नहीं बनते। जो बंदा नॉर्मल होता है, हेल्दी होता है, जिसको डायबिटीज़ नहीं होता, उनमें ये कीटोन बॉडीज़ नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनमें फैटी एसिड सेल के अंदर इंटर नहीं होते। इंटर क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है। तो जब बंदे में इंसुलिन, बंदे की बॉडी में, इंसान की बॉडी में अगर इंसुलिन प्रेजेंट होगा तो फिर हमारे पास फैटी एसिड्स इंटर नहीं होंगे सेल में ज़्यादा, तो कीटोन बॉडी सेल के अंदर फिर नहीं बनेंगे। लेकिन जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाए या फिर इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाए तो उस टाइम फैटी एसिड्स सेल्स के अंदर एंटर होते हैं और सेल्स के अंदर वो फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं कीटोन बॉडीज़ में। कीटोन बॉडीज़ हैं एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, इसमें कन्वर्ट होते हैं। और इसमें जब कन्वर्ट हो गई ये वापस फिर ब्लड के अंदर आते हैं। ब्लड के अंदर ये क्या काज कराएंगे? एसिडोसिस। उसको फिर हम नाम देंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या DKA भी इसको कहते हैं। ये ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस में होता है, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन नहीं रहा होता, क्योंकि पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स पहले पढ़ते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? नोज़िया है, वोमिटिंग होती है, इसमें फैटिग होता है, टायर्डनेस होता है, बंदा थका हुआ होता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है क्योंकि वीकनेस होती है। पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है और डिहाइड्रेशन होती है। अब पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है? पॉलीयूरिया इस वजह से हो रहा है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो वो ग्लूकोज क्या है? वो ग्लूकोज और साथ में ये कीटोन बॉडीज़, ये सारे नेफ्रॉन के अंदर फ़िल्टर होते हैं, लेकिन इनकी रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती। तो ये अपने साथ क्या है, वाटर को भी अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं और यूरिन की फॉर्म में वाटर को भी, फ्लूइड्स को भी बॉडी से निकाल देते हैं। तो इस वजह से पॉलीयूरिया हो रहा है। और जब ज़्यादा वाटर या फ्लूइड बॉडी से रिलीज़ होगा यूरिन की फॉर्म में तो फिर बंदे को थर्स्ट भी ज़्यादा लगेगी। फिर क्या होगा? पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, ज़्यादा प्यास लगेगी। और ज़्यादा वाटर लॉस की वजह से तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। डिहाइड्रेशन जब होगी तो जाहिर है ड्राई स्किन होगा, ड्राई माउथ होगा। अच्छा, फ्रूटी स्मेलिंग ब्रेथ। फ्रूटी स्मेलिंग ब्रेथ क्यों होती है? क्योंकि ये जो एसीटोन है इसका जो है फ्रूट की तरह का स्मेल होता है, तो ये माउथ से इसकी स्मेल आ रही होती है ब्रेथ के अंदर। हेडेक होती है बंदे को। फ्लश्ड फेस होता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। फास्ट और डीप ब्रीथिंग होती है, जिसको हम कसुमाल ब्रीथिंग भी कहते हैं। और ड्राई स्किन और ड्राई माउथ, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई है, आपको बता दिया। अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है, बंदे को बेहोश हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से। अब काजेज़ क्या हैं डीके के? मैंने आपको बताया इसकी एक काज क्या है? इंसुलिन डिफिशिएंसी है। एक काज है इंसुलिन डिफिशिएंसी, मेन काज। और बाकी जो काजेज़ हैं, दूसरी जो काज होती है इंक्रीज्ड इंसुलिन डिमांड, के इंसुलिन की डिमांड जब बढ़ जाए तो इंसुलिन की डिमांड
इन कंडीशंस में, ऊपर मैंने 4 जो कंडीशंस लिखे हैं इनमें इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है। इस वजह से इनके अंदर भी, इन कंडीशंस में भी DKA होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है। तो इन्फेक्शन है, इन्फार्क्शन है, इंटॉक्सिकेशन है, इन्फ्लेमेशन है, ये 4 काजेज़ हो गए। इनमें इंसुलिन की डिमांड बढ़ती है उसकी, तो इन 4 कंडीशंस में भी DKA होता है। और एक है इंसुलिन डिफिशिएंसीज, जिसमें इंसुलिन जब कम होता है तो फैटी एसिड्स सेल्स के अंदर इंटर होते हैं और कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। कीटोजेनेसिस मीन कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस। जब इंसुलिन नॉर्मल होगा तो वो कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, उन एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा जो कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं, और साथ में फैटी एसिड्स को सेल्स में इंटर होने से भी इनहिबिट करेगा। तो इस कीटोन बॉडीज़ नहीं बनेंगे जब इंसुलिन नॉर्मल होगा। लेकिन जब डिफिशिएंसी होगी तो फिर फैटी एसिड्स भी सेल में इंटर होंगे और वो कीटोन बॉडीज़ में भी कन्वर्ट होंगे, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ बनाने वाले एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है। तो इनको काजेस को आप 5 आई से याद रखो, 5 आई, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इंसुलिन डिफिशिएंसी, इंटॉक्सिकेशन, इन्फ्लेमेशन। इंटॉक्सिकेशन मीन्स जैसे अल्कोहल, बंदा बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ले तो उसमें हो सकता है। इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई अपर रिस्पायरेटरी या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट स्पेशली जैसे कि नमोनिया या एब्डामिनल कोई इन्फेक्शन है। इन्फार्क्शन जैसे कि MI है, ठीक है, हार्ट अटैक होता है जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, तो उसमें हो सकता है। इन्फ्लेमेशन जैसे कि कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, TB है, या कोई और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो उसमें हो सकता है इंसुलिन डिफिशिएंसी में। इन सब में ये सारे काजेज हैं DKA के, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। अच्छा, अब आते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की मैनेजमेंट की तरफ, केस की मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन से करेंगे? जब पेशेंट हमारे पास आया है, टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस का है, अनकॉन्शियस है, तो हमें उस सस्पिशन होता है कि इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो हम उसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस फिर करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले RBS करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर, उसी टाइम करेंगे कि उसका ग्लूकोज कितना है। अगर उसका ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, 500, 600, 700 इस तरह, या 400, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये तो DKA है हमारे पास। वैसे 400, 300, 400 इस तरह होता है DKA में। अगर उससे भी ज़्यादा हो तो वो HHS में होता है, लेकिन वो ज़्यादातर HHS जो होता है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, वो फिर टाइप 2 में होता है। तो 300, 400, 450, 500 इस तरह होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में RBS। उसके बाद हम ABGs करवाएंगे। ABGs मीन्स आर्टीरियल ब्लड गैसेज, मतलब आर्टरी का ब्लड निकालेंगे, उसके अंदर हम गैसेस देखेंगे। कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, बाइकार्बोनेट देखेंगे, उसकी pH देखेंगे। तो ABGs टू चेक ब्लड pH, ABGs हम लोग करवाएंगे ब्लड की pH देखने के लिए। और इस ABGs सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं। सीरियल मॉनिटरिंग मीन्स हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद उसकी ABGs करवा रहे होंगे पेशेंट के, क्योंकि ब्लड pH चेक करना बहुत ही लाजमी होता है, मस्ट होता है। और इसी ब्लड pH की बेस पे हम लोग क्या है, ट्रीटमेंट को मेंटेन रखते हैं। जैसे ही ब्लड pH नॉर्मल की तरफ आएगा, हम लोग ट्रीटमेंट को स्टॉप करेंगे, IV फ्लूइड्स को स्टॉप कर देंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, स्पेशली पोटाशियम को, क्योंकि पोटाशियम की हाँ, इसमें हाइपरकैलेमिया पहले होता है, बाद में फिर हाइपोकोलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्यों होता है? ब्लड के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एंटर नहीं हो रहा सेल्स में, क्योंकि जब भी ग्लूकोज सेल्स में एंटर हो रहा होता है वो पोटाशियम के साथ एंटर होता है। मतलब नॉर्मल बंदे में जब इंसुलिन रिलीज होता है तो वो ग्लूकोज और पोटाशियम दोनों को साथ में सेल के अंदर एंटर करवाएगा, लेकिन जब ग्लूकोज एंटर नहीं हो रहा तो पोटाशियम भी एंटर नहीं होगा, तो हाइपरकैलेमिया होगा। लेकिन टोटल बॉडी का जो पोटाशियम है वो कम होगा। वो क्यों कम होगा? क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसमें भी पोटाशियम जा रहा है, लेकिन क्या है, वो ब्लड के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होगा क्योंकि वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो रहा। तो हाइपरकैलेमिया की वजह से फिर एरिथमियाज हो सकते हैं। तो इस वजह से सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना लाजमी है। फिर CBC चेक करते हैं फॉर एनी इन्फेक्शन के लिए, कि इन्फेक्शन की वजह से तो DKA नहीं हुआ। अगर इन्फेक्शन होगा तो ज़ाहिर एंटीबायोटिक देंगे। ECG एंड इको इन केस ऑफ MI सस्पेशन, अगर हमें MI का सस्पेशन हो कि इसको हार्ट अटैक वगैरह हुआ है तो उसके लिए ECG करवाते हैं। यूरिन DR करवाते हैं, यूरिन डिटेल रिपोर्ट, जिसमें हम चेक करते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन के अंदर पस तो नहीं है,
यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ कितने हैं, ग्लूकोज कितना है। वाइटल्स पे चेक करेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग वाइटल्स चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग आईवी लाइन पास करेंगे, फिर आईवी लाइन पास करके आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। आईवी फ्लूइड में सबसे पहले नॉर्मल सेलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं या नॉर्मल सेलाइन कहते हैं, उसके 2 to 3 लीटर और 1 to 3 हार हम लोग सबसे पहले उसको देंगे नॉर्मल सेलाइन के। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ये फ्लूइड्स भी कंटिन्यू होंगे और शॉर्ट एक्टिंग या रेगुलर इंसुलिन हम लोग एज ए आईवी बोलस देते हैं स्टार्ट में, बाद में उसको आईवी इन्फ्यूजन के तौर पर देते हैं और तब तक देते रहेंगे जब तक ब्लड की पीएच नॉर्मल नहीं हो जाती। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए हम लोग इंसुलिन दे रहे हैं। नहीं, हम लोग इंसुलिन इस वजह से दे रहे हैं कि कीटोन बॉडीज़ बनना स्टॉप हो जाए। ब्लड ग्लूकोज अगर नॉर्मल की तरफ आ जाए, फुल नॉर्मल भी हो जाए, तब भी हम इंसुलिन स्टॉप नहीं करते। तब इंसुलिन के साथ हम डेक्सट्रोज भी ऐड करा देते हैं कि इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो जाए। लेकिन डेक्सट्रोज हमने 5% डेक्सट्रोज देते हैं, साथ में इंसुलिन कंटिन्यू है, तब तक कंटिन्यू है जब ब्लड पीएच नॉर्मल नहीं हो जाता। और फिर हम पोटाशियम भी चेक करते रहेंगे, क्योंकि इंसुलिन पोटाशियम ग्लूकोज को अंदर इंटर करवा रहा है सेल्स में, तो हो सकता है पोटाशियम भी सारा सेल में इंटर हो तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो इस वजह से हम पोटाशियम भी चेक करेंगे। अगर हाइपोकैलेमिया हो रहा है, अगर पोटाशियम 5 से कम हो रहा है, पोटाशियम कम हो रहा है, 5 से जैसे कम हो गया हम पोटाशियम भी ऐड कर देंगे, डेक्सट्रोज भी ऐड करेंगे और इंसुलिन भी साथ में कंटिन्यू रखेंगे। डेक्सट्रोज हम स्टार्ट में ऐड नहीं करते, जब ब्लड की 200 या 250 तक ब्लड ग्लूकोज आ जाए तब हम डेक्सट्रोज भी ऐड कर देते हैं और पोटाशियम भी चेक करते हैं। अगर पोटाशियम भी 5 से कम है तो पोटाशियम भी ऐड कर देते हैं और इंसुलिन, ये तीनों चीज़ें कंटिन्यू होते हैं। साथ में आईवी फ्लूइड्स, नॉर्मल सेलाइन, वो भी साथ में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, या फिर जब डेक्सट्रोज हमने स्टार्ट कर दिया तो नॉर्मल सेलाइन हम लोग स्टॉप कर देंगे, वही डेक्सट्रोज फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब एक आईवी फ्लूइड सबसे पहले नॉर्मल सेलाइन, ताकि उसमें अगर डिहाइड्रेशन हुआ है वो ठीक हो सके, उसकी बीपी अगर कम है वो नॉर्मल हो जाए। नंबर 1 इंसुलिन, आईवी इंसुलिन बोलस की फॉर्म में, फिर इन्फ्यूजन की फॉर्म में, वो कंटिन्यू करेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे। जब वो हम देंगे तो जाहिर है इंसुलिन क्या है, ब्लड ग्लूकोज को इंटर करवाएगा सेल्स के अंदर, तो ब्लड ग्लूकोज कम होता जाएगा। ब्लड ग्लूकोज जैसे 200 तक पहुंचेगा, 200 तक तो फिर हम तो फिर हम क्या है उसमें डेक्सट्रोज ऐड करा देते हैं। डेक्सट्रोज क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक पीएच नॉर्मल नहीं हुआ। जब तक पीएच नॉर्मल नहीं होता इंसुलिन हमने कंटिन्यू रखना है। जब इंसुलिन कंटिन्यू रखना है तो जाहिर है इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं। इस वजह से 200 या 150 तक जब ब्लड ग्लूकोज आ जाता है तो इंसुलिन के साथ हमने डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज भी ऐड कर देना है। लेकिन सेम उसी टाइम हम पीएच भी चेक करते रहेंगे। जब पीएच नॉर्मल हो गया तो फिर हम वो स्टॉप कर देंगे। तो पीएच जैसे नॉर्मल होगा हम इंसुलिन लगाना स्टॉप कर देंगे। तो एडमिनिस्टर करेंगे कौन सा इंसुलिन, कौन सा लगाना है, शॉर्ट एक्टिंग या रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन शुड नॉट बी स्टॉप्ड इफ ब्लड ग्लूकोज बिकम्स नॉर्मल। वी विल ऐड क्या है 5% डेक्सट्रोज या 5% ग्लूकोज हमने लिखा हुआ है। उसके बाद एडमिनिस्टर सीरम पोटाशियम हम लोग एट द रेट ऑफ 40 to 80 मिलीक्यूलेंट पर हार इफ पोटाशियम इज लेस देन 3.5 मिलीक्यूलेंट। अगर पोटाशियम 3.5 मिलीक्यूलेंट से कम होगा तो फिर हमने ऐड कर देना है क्या 40 to 80 मिलीक्यूलेंट पर हार के हिसाब से पोटाशियम देना है। इफ़ पोटाशियम इज़ बिटवीन 3.5 to 5 मिलीक्यूलेंट तो फिर हम उसको देंगे एट 10 मिलीक्यूलेंट पर हार। तो अगर देखें पोटाशियम जैसे 5 से जैसे कम हो गया हमने पोटाशियम ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो 3.5 और 5 के बीच अगर होगा तो 10 मिलीक्यूलेंट पर हार के हिसाब से देंगे, और अगर 3.5 से भी कम होगा तो 40 to 80 मिलीक्यूलेंट पर हार के हिसाब से हम पोटाशियम देंगे। साथ में हमने 5% डेक्सट्रोज ऐड किया हुआ है और साथ में इंसुलिन स्टार्ट में 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से। जैसे ब्लड की ग्लूकोज कम होगा 250 तक आएगा तो हम इस डोज को कम करते जाएंगे 0.1 से 0.05 इस तरह से कम करते जाएंगे। फर्दर पेशेंट इज़ मैनेज अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग काज ऑफ डिके। उसके बाद हम लोग पेशेंट को मैनेज करेंगे और उसके काज के ऊपर, अगर इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर इंटॉक्सिकेशन है तो डायलिसिस वगैरह की अगर ज़रूरत है वो करवाएंगे, फ्लूइड्स देंगे, डायलिसिस करेंगे, डायरेटिक्स देंगे ताकि वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये सारा अंडरलाइंग जो भी काज होगा उसी की बेस पे हम ट्रीट करेंगे।
तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम HHS या हाइपर ऑस्मोलर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे।